ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। वैदिक संस्कृत दे देगा। उसके बाद लौकिक आया था, इनको गलत तरीके से लिख देगा वहां पे, मतलब इसको आगे पीछे लिख देगा, वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पाली आएगी, पाली भाषा, फिर आएगी प्राकृत, प्राकृत, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश आएगी, तो उनको क्या कर देगा, चार ऑप्शन में इधर उधर करके दे देगा, ठीक है। अपभ्रंश को पहले लिख देगा, लौकिक को बाद में लिख देगा। तो ये क्वेश्चन बना है एक बार, ठीक है, मैंने 2-3 पेपरों में देखा है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। अपभ्रंश, फिर अवघट, अवघट, फिर आया था प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, ऐसे क्रमिक विकास है। प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और जो आधुनिक हिंदी जो अभी चल रही है, ठीक है। जो आधुनिक हिंदी जो अभी हम कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सब आधुनिक हिंदी के अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। हम पहुंचे हैं, हमने वैदिक संस्कृत कर ली है, लौकिक भी अभी कर रहे थे हम लोग। अब आएगा यहाँ पे पाली आएगी, ठीक है। पाली में क्या क्या आएगा वो बताऊंगा मैं। इसमें दो भाषाएं, मध्य प्राचीन में कितनी भाषाएं हैं? प्राचीन में दो भाषाएं, दो भाषाएं हैं, इसमें वैदिक संस्कृत और फिर लौकिक। वैदिक में मैंने क्या बताया था, वेद आए थे, ब्राह्मण ग्रंथ आए थे और उपनिषद आए थे। फिर लौकिक में मैंने क्या कहा था, रामायण को लिखा गया था, महर्षि जो वाल्मीकि थे उन्होंने इसको लिखा था, ठीक। उनका नाम आदि कवि इसलिए पड़ा। उसके बाद हम मध्यकालीन, इसमें आ जाऊंगा। मध्यकालीन, मध्यकालीन में कितने थे? चार भाषाएं, ठीक है, चार, पाली, प्राकृत, अवघट, अपभ्रंश, ठीक है। तो मैं इनको बिठा दूंगा और ये चार बच जाएंगे इसमें, ठीक है। मध्यकालीन में कितने भाषाएं बच जाएंगी? चार भाषाएं बच जाएंगी, ठीक है। अब चार भाषाओं में सबसे पहले क्या आएगी? पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा लिखूंगा मैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, पाली भाषा, पाली भाषा। आज यहाँ हम इसको करेंगे पूरा। पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में बुद्ध, महात्मा बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे सारे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो 6ठी शताब्दी। देखो इसका टाइम पीरियड क्या था, मध्यकालीन का टाइम पीरियड क्या था? 500 से 1000 तक। आपने मैंने बताया था 500 से 1000 के टाइम पे था, यानी कब आएगा भी पाली भाषा का सबसे पहले आएगी तो 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी होगी फिर 6ठी शताब्दी, क्योंकि 500 ईसा पूर्व है, तो 6ठी शताब्दी में उसका मतलब 6ठी शताब्दी हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाली भाषा का प्रयोग हुआ था। ईसा पूर्व पाली भाषा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। अब देखो पाली भाषा के नाम, अलग अलग नाम है, अन्य नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। पाली भाषा के अन्य नाम कौन कौन से हैं, मैं वो लिखा रहा हूँ। लिखो सबसे पहले पाटलिपुत्र की भाषा, क्योंकि बिहार साइड में ये था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र की भाषा, ठीक है। एक अन्य नाम ये है इसका, और एक और नाम है इसका, लिखो पालीग्राम की भाषा। पालीग्राम की भाषा ही बोला जाता है इसको, पालीग्राम की भाषा, ठीक है। नंबर 3 लिखना, पाली भाषा को बुद्ध वचन भी कहा गया है। पाली जो भाषा है उसको बुद्ध वचन, क्योंकि इसने पाली भाषा में क्या दिए थे, बुद्ध ने क्या दिए थे, अपने उपदेश दिए थे। इसने पाली भाषा को बुद्ध वचन, बुद्ध वचन कहा जाता है। इंपोर्टेंट रहेगा ये, बुद्ध वचन कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध वचन अगर वहां पर दे देगा वो किस भाषा को कहा जाता है, तो बुद्ध वचन। आप ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध ने इसमें अपने उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा को क्या कहा जाता है, बुद्ध वचन कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध वचन में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। बुद्ध वचन में क्या लिखा गया था? बुद्ध वचन में बौद्ध साहित्य, बुद्ध वचन में यानी बौद्ध साहित्य लिखा गया था। कौन कौन से बौद्ध साहित्य है? अब ये क्वेश्चन ये बन गया है, बौद्ध साहित्य अगर लिखे गए हैं तो कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं? बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बौद्ध साहित्य लिखा गया है, और बौद्ध साहित्य के अंदर से क्वेश्चन हमेशा ही बन रहे हैं, ठीक है। एक पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, गए लिखे गए हैं, ठीक है। तो बुद्ध वचन में बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। तो कौन, अब आ गया क्वेश्चन आ गया कि बौद्ध साहित्य क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा एक एक करके, कैसे उनको याद करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इतने सारे नाम किसके हैं? पाली के, और महात्मा बुद्ध ने इसमें उपदेश दिए थे, बौद्ध साहित्य को लिखा था पाली भाषा में, ठीक है। तो कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं? अब मैं सबसे ऊपर हेडिंग डालूंगा बौद्ध साहित्य, ठीक है। सबसे ऊपर हेडिंग डालूंगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अब लिखना बौद्ध साहित्य, सबसे ऊपर डालना बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य, क्योंकि ये सब हो गया है बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। सबसे पहले जो बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक है, आपने नाम सुना होगा इसका, त्रिपिटक।
एक जरूर जो थोड़ा सा पढ़ता है उसको उसने तो सुना ही होगा इस नाम को, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। इसमें कौन त्रि का मतलब तीन पिटक होंगे थे, तीन अलग अलग बहुत साहित्य इसके अंदर। पहला जो था वो था शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक। दूसरा था विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। तीसरा था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म, अभिधम्म। ये क्वेश्चन आते हैं अभिधम्म पिटक, ठीक है। तीन पिटक कौन कौन से हैं, चार ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन गलत होगा उसमें, तो आप लोग ठीक सही पे करोगे, ठीक है। शुद्ध पिटक में क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन आया था पिछली बार कि शुद्ध पिटक में कौन सी मतलब किस के बारे में लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया शुद्ध पिटक में, शुद्ध पिटक में क्या है, बुद्ध द्वारा, देखो यहाँ पर शुद्ध पिटक के नीचे लिखना बुद्ध द्वारा, बुद्ध द्वारा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा में दिए गए उपदेश, बोलचाल की भाषा में, बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में दिए गए उपदेश, दिए गए उपदेश। तो क्वेश्चन आया था दिए गए उपदेश, ये तीनों पिटक दे दिए थे उसने ऑप्शन में, एक और दे दिया था ऑप्शन में। तो लिखा था कि किस भाषा में बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए गए। तो क्वेश्चन इतना इतने अंदर से पूछा गया था, इतना डीप पूछा गया था कि बुद्ध द्वारा, महात्मा बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में दिए गए कौन से पिटक में है, कौन से साहित्य में है, बहुत साहित्य में, तीनों आ गए थे, ठीक है। तो तीनों में इतना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो पहले तो तुम उसको आंसर लगा ही नहीं सकते गलत, मतलब आंसर तुम लगाओगे नहीं तो कहीं नहीं मार सकते इसमें, तो इसमें तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कहाँ से क्या लिखूं, कहाँ पर दिया होगा, ठीक है। जब जिसने पढ़ा होगा वही इसका आंसर सही करेगा, ठीक है। इसलिए उसी का नाम आता है, ठीक है। फिर ठीक, बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में दिए गए उपदेश कौन से पिटक उसमें है, शुद्ध पिटक में, ठीक। विनय पिटक में क्या है, देखो विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक का विषय क्या है, साहित्यगत बुद्ध की उन शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध की उन शिक्षाओं, बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डीप आते हैं काफी, ठीक है। फिर बच्चों को लगता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो समय समय पर, जो समय समय पर, जो समय समय पर, समय समय पर बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो समय समय पर बौद्ध धर्म व बौद्ध संघ, जो समय समय पर बौद्ध धर्म व बौद्ध संघ, देखो और जो मैं ये बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये सब का अलग से टॉपिक आएंगे, वो मैं वहां बताऊंगा। ये तो हिंदी का चल रहा है ना, इसलिए इतना ही बता रहा हूँ यहाँ पे जितना हिंदी में आता है, ठीक है। साहित्य है तो हिंदी में ही ये सब आएगा, ठीक है, भाषा के अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा मैं महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध के बारे में अलग से एक टॉपिक है, हिस्ट्री में बताऊंगा सभी, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में बताऊंगा, ठीक। बौद्ध संघ का, बौद्ध संघ के लिए संचालन, बौद्ध संघ के लिए संचालन, संचालन के लिए, बौद्ध संघ के संचालन के लिए, बौद्ध संघ के संचालन के लिए दिए गए, दिए गए, ठीक है। तो क्या है विनय पिटक में, क्या है, बुद्ध द्वारा, बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो समय समय पर बौद्ध धर्म के, बौद्ध संघ के संचालन के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक लिखना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसमें क्या दिया गया है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अभिधम्म पिटक में क्या क्या लिखा गया था, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिधम्म पिटक में जानकारी दी गई है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। विनय पिटक में क्या दिया है, बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो समय समय पर बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ के संचालन के लिए दिए गए हैं। और शुद्ध पिटक में क्या है, बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में दिए गए उपदेश, ठीक है। साधारण, तो ये तीनों इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, शुद्ध पिटक में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। शुद्ध पिटक लिखूंगा मैं ऊपर से, आप लोग ऐसे ही रहने देना, आप लोग दोबारा मत लिखना, ठीक है। उसी के नीचे लिखो, शुद्ध पिटक के नीचे लिखना स्टार्ट करना, ठीक है।
शुद्ध पिटक लिखो यहाँ पे, शुद्ध पिटक, ठीक है। उसके नीचे जो ग्रंथ है, 5 ग्रंथ लिखे हैं शुद्ध पिटक में, 5 ग्रंथ है। शुद्ध पिटक में कितने ग्रंथ हैं? 5 ग्रंथ है, ठीक है। उसमें से सबसे पहले है, देखो, दीर्घ ग्रंथ। दीर्घ ग्रंथ है, 5 ग्रंथ है। एक है दीर्घ ग्रंथ, दूसरा है कंजिम। कंजिम, ठीक है, कंजिम नाम है इसका, पूरा नाम अजीब है लेकिन याद तो करने है, कंजिम, ठीक है। थर्ड है, थर्ड लिखना संयुक्त। संयुक्त है तीसरा। तीसरा जो ग्रंथ लिखा गया है शुद्ध पिटक में संयुक्त है। चौथा है अंगुत्तर। अंगुत्तर, अंगुत्तर। और पांचवा है खुद्दक। तो 5 जो है ये है शुद्ध पिटक के अंदर है, ठीक है। इसमें है दीर्घ ग्रंथ, कंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। खुद्दक, अंगुत्तर, संयुक्त, कंजिम, दीर्घ ग्रंथ, ठीक है। तो 5 के बाद याद ऐसे करना है, ठीक है। क्या क्या है? दीर्घ ग्रंथ, कंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक, ठीक है। 5 ग्रंथ ऐसे ही याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दीर्घ ग्रंथ है, दीर्घ ग्रंथ आसान है बहुत, ये नहीं आएगा, ठीक है। कंजिम आ सकता है, संयुक्त नहीं आएगा, ये याद नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अंगुत्तर और खुद्दक, अंगुत्तर खुद्दक याद करना, ठीक है, ये आ सकता है। अंगुत्तर खुद्दक आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। अंगुत्तर खुद्दक लास्ट में याद करने हैं और 3 याद नहीं करने, ठीक है। संयुक्त, कंजिम और दीर्घ ग्रंथ याद नहीं करना। तो आप लोगों को सब याद होंगे, दीर्घ ग्रंथ, कंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक, ठीक है। आज ऐसे याद हो जाने हैं, काफी आसान है। दीर्घ ग्रंथ, संयुक्त, खुद्दक, अंगुत्तर, कंजिम, खुद्दक, ठीक है। ये ऐसे याद हो गए, ठीक है। अगला जो है, अगला लिख लो विनय पिटक। विनय पिटक में क्या क्या है? 5 ग्रंथ इसके अंदर के हैं। विनय पिटक, विनय पिटक 5 ग्रंथ इसमें भी है। देखो 3 एक जैसे हैं, परिवार, परिवार, पाराजिक, पाराजिक, पाचितीय, पाचितीय, ठीक है। एक जैसे आगे तीनों प से ऐसे याद होंगे, परिवार, पाराजिक, पाचितीय। दो थोड़े से अलग हैं, दो थोड़े से अलग है, चुल्लुवर्ग, चुल्लुवर्ग, ठीक है, और महावर्ग। ये 5 ग्रंथ है इसमें भी, महावर्ग। तो 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, प से है, परिवार, पाराजिक, पाचितीय, परिवार, पाराजिक, पाचितीय। 3 प से हैं, याद करने हैं। इसमें से चुल्लुवर्ग, महावर्ग काफी इंपोर्टेंट है, ये अलग से है, ठीक है। ये 5 ग्रंथ हो गए, ठीक, काफी आसान हो गए। तो पहले में तो शुद्ध पिटक में था, शुद्ध पिटक में क्या कहते हैं? एक तो दीर्घ ग्रंथ था, उसमें एक संयुक्त था, कंजिम था, अंगुत्तर और खुद्दक, ठीक है। अगले में है ये है परिवार, पराजिक, पाचितीय और चुल्लुवर्ग, महावर्ग, ठीक है। चुल्लुवर्ग, महावर्ग ये इंपोर्टेंट हो जाएंगे, इनको काफी अच्छे से याद कर लेना आप लोग। 3 ये एक साथ कर लेना याद, परिवार, पराजिक और पाचित। ये कौन किसमें है? विनय पिटक के अंदर जो ग्रंथ है उसके अंदर ये सब है, ठीक। ये भी याद होंगे, आसान था। और चुल्लुवर्ग, महावर्ग, परिवार, पराजिक, पाचितीय, ठीक है। अब आएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ थे। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें कितने हैं? 7 ग्रंथ हैं, ठीक है। सबसे पहले धर्म संगिनी, धम्म संगिनी, धम्म संगिनी, ये धम्म से मतलब है इसका, अभिधम्म है तो धम्म इसके अंदर आ गया, एक ऐसी याद हो गई, धम्म आ रहा तो अभिधम्म पिटक का ही होगा, ठीक है, ऐसी याद हो गया। विभंग, विभंग भी ऐसे याद कर लेना उसको, विभंग, विभंग। अभिधम्म आ रहा है तो गो, ठीक है, ये भी याद कर लेना, विभंग। धातु कथा, एक धातु कथा आ गया, ठीक है, धातु कथा। और कथा वस्तु, यानी कथा वस्तु, वस्तु है धातु और कथा है, ये सेम हो गया, ये कथा धातु होता है, ये ऐसे याद कर लोगे, धातु कथा, कथा वस्तु, ठीक है। 5वां है धातु कथा, कथा वस्तु, उपगल, उपगल है। 6ठा है, 6ठा लिखा है यमक। 7वां लिखा पट्ठा, 7वां लिखना पट्ठा, ठीक है। ये सारे ग्रंथों के नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? धर्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, कथा वस्तु, उपगल और यमक, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य के अंदर अभिधम्म पिटक में मैंने बताया है, धर्म संगिनी सबसे पहले इसमें क्या आया था? धम्म संगिनी। ये 7 ग्रंथों का नाम है, 7 ग्रंथ लिख लोगे आप, 7 ग्रंथ। सबसे पहले आया था शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में क्या कहते हैं? उसमें थे दीर्घ ग्रंथ। देखो शुद्ध पिटक के कौन कौन से थे, पहले इनको याद कर लो।
अभिधम्म पिटक में क्या कहते हैं, 7 ग्रंथ थे। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, कथावस्तु, उपगल, यमक, पट्ठा। ठीक है, ये किसमें है, अभिधम्म पिटक में। ठीक, श्रुत पिटक में क्या बताए थे मैंने, श्रुत पिटक में दीर्घ दीर्घ ग्रंथ बताया था। अभी देखो श्रुत पिटक में मैं लिखता हूं दोबारा। श्रुत पिटक एक था दीर्घ ग्रंथ, कंजिम था, दीर्घ ग्रंथ कंजिम। अगला था क्या था, संयुक्त, अंगुतर, अंगुतर और खुदर। ठीक है, देखो ये ऐसे याद हो जाएंगे, दीर्घ ग्रंथ कंजिम संयुक्त अंगुतर खुदर। ठीक है, ये 5 ऐसे याद हो गए, 5 थे इसमें। उसके बाद हमने विनय पिटक में बताया थे परिवार, पाराजिक, पाचितीय, चुल्लवक, महावर। परिवार, पाराजिक, पाचितीय, 5 ग्रंथ थे, पाचितीय, चुल्लवक, महावर, चुल्लवक, महावर। ठीक है, तो ये सब किसे बताया था मैंने, ये विनय पिटक के अंदर बताया था। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत साहित्य है सारे के सारे। तो त्रिपिटक के अंदर ये सब आ गए। ठीक है, त्रिपिटक में कौन कौन से आए थे, सबसे पहले सूत पिटक आया था, उसके बाद आया था ये विनय पिटक, उसके बाद आया था अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब कुछ अन्य त्रिपिटक के अलावा, इसके अलावा पाली भाषा में अन्य ग्रंथ, इनको छोड़ के, त्रिपिटक को छोड़ के अन्य ग्रंथ और है कुछ। ठीक है, पहला ग्रंथ लिख लेना मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु किसमें था, ये भी पाली भाषा में लिखा गया है, मिलिंद पन्हु। ठीक है, पहला लिखो। दूसरा लिखना दीपवंश, दीपवंश था इसका दूसरा, दीपवंश। और महावंश, महावंश। अगला लिखना 4 है अटकथा साहित्य। अटकथा साहित्य भी क्या है, पाली भाषा में लिखी गई अटकथा साहित्य। तो ये सारे हो गए। ठीक है, ये ग्रंथ है, अन्य ग्रंथ है। 3 ग्रंथ तो क्या है त्रिपिटक में, एक था सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में 5 ग्रंथ बताए थे मैंने, विनय पिटक में 5 बताए थे, और अभिधम्म पिटक में बताए थे 7 ग्रंथ। ठीक है, तो वो याद कर लेना। ठीक है, उसमें से आ सकता है कोई क्वेश्चन। और सूत पिटक में मैंने क्या बताया था, बुद्ध द्वारा जो साधारण बोलचाल में उपदेश दिए गए थे वो किसमें दिए गए थे, सूत पिटक में। बुद्ध द्वारा साधारण बोलचाल की भाषा में अपने उपदेश जिस ग्रंथ में दिए गए थे वो था सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक। ठीक है, विनय पिटक में क्या दिया था, बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो क्या किया था उसने समय समय में किसके लिए, अपने बौद्ध धर्म के लिए और अपने बौद्ध संघ को बचाने के लिए, या अपने बौद्ध संघ को उसके प्रचार के लिए जो संकलन किया था उसने, वो किसने किया था, विनय पिटक में। ठीक है, अभिधम्म में क्या किया था, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मतलब प्रचार प्रसार करते था, तो वो किसमें था, वो अभिधम्म पिटक में। ठीक है, ये लिख लो आप। और ग्रंथ हैं मिलिंद पन्हु, दीपवंश, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, महावंश और अटकथा साहित्य। क्वेश्चन आ सकता है कि मिलिंद पन्हु कौन सी भाषा में लिखे गए, तो मिलिंद पन्हु कौन सी भाषा में लिखा गया है, वो लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया है। दीपवंश कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। महावंश किसमें लिखा गया, पाली भाषा में, और ऐसा कुछ आएगा। ठीक, और 3 व्याकरण की किताबें लिखी गई इसमें। अगला लिखो 3 व्याकरण की किताब लिखो, व्याकरण 3 ग्रंथ लिखो, 3 पाली भाषा में 3 व्याकरण व्याकरण ग्रंथ। अभी कौन कौन से ग्रंथ हैं, पहला लिखना है इसमें, पहला लिखो कच्चान। कच्चान के नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। कच्चान, मुगलान, मुगलान ये व्याकरण ग्रंथ है। हाँ, और तीसरा है सिद्ध नीति, सिद्ध नीति। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो रही क्लास, अगर कोई बच्चा अगर बीच में छूट गया है तो उसको शुरू से देख लेना। ठीक है, और पुराने जितने भी मैंने रिकॉर्ड क्लास कर रखी है वो सारा आप देख सकते हो। ठीक है, अगला जो है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, पाली भाषा के बारे में यहाँ पे खत्म, मैंने क्रमिक विकास बताया था, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, दोबारा लिख रहा हूँ लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत भाषा। कहां पर पहुंचे हम लोग, पाली भाषा में पहुंच गए, लौकिक खत्म हो गया हमारा, वैदिक भी खत्म कर दिया हमने, अब पहुंचे हैं प्राकृत में। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ये हिंदी भाषा का विकास बता रहा हूँ। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि
तुम लोग के बार बार रिकॉल हो रहा है, इसका मतलब बार बार तुम्हारे माइंड में वो चीज आ रही होगी और बार बार तुम्हें यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास में ही बार बार मुझे बताते रहूंगे तो आपको यहीं पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला लिखो प्राकृत भाषा। ठीक है, क्योंकि पाली भाषा तो मैंने बता दिया है पूरा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा लिखो। इसकी जो छठी शताब्दी, छठी शताब्दी में इसको भी, ठीक है, छठी शताब्दी में इसका भी विकास हुआ था। ये किसके बाद आया था? पाली भाषा। मैं क्या बता रहा हूँ, ये हिंदी भाषा का क्रमिक विकास बता रहा हूँ मैं, हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। हिंदी भाषा के क्रमिक विकास में वैदिक संस्कृत आई थी सबसे पहले, फिर लौकिक संस्कृत आई थी, फिर आई थी पाली, फिर आई थी प्राकृत। ठीक है, ये आसान होते जा रही है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी की तरफ, संस्कृत से हिंदी की तरफ हम जा रहे हैं। हिंदी जो आधुनिक हिंदी है वो कैसे उसका क्रमिक विकास हुआ, कैसे उसका क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, संस्कृत से हिंदी का क्रमिक विकास कैसे हुआ? सबसे पहले वैदिक आई थी, वो काफी टफ भाषा थी, देवों की भाषा थी, आर्य की भाषा थी, छंदेशात्मक भाषा थी। ठीक है, काफी टफ भाषा थी, तो उसको पढ़ने में कठिनाई हुई। ठीक है, उसके बाद लौकिक आई, लौकिक में थोड़ा सा कम उसका आसान हो गया, मतलब संस्कृत से थोड़ी सिंपल की हो। ठीक है, उसके बाद आई थी पाली। पाली मैंने बताया, जो जो उसके साहित्य लिखे गए हैं वो बताए मैंने। उसके बाद मैंने प्राकृत बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्राकृत, फिर देन ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, और हिंदी तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, जो आधुनिक हिंदी है, अभी की जो भाषा है, वहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में लिखना, लिखो, यह सबसे प्राचीन जनभाषा है। यह सबसे प्राचीन जनभाषा है, मतलब जनता की जो भाषा प्रचलित थी वो थी प्राकृत भाषा। यह सबसे प्राचीन जनभाषा, जनभाषा। ठीक है, लोगों के बीच जो प्रचलित भाषा थी वो थी प्राकृत सबसे प्राचीन जनभाषा। यह सबसे प्राचीन जनभाषा है। ठीक है, अगला जो इसके पॉइंट लिखो, प्राकृत भाषा में भी लिखो, प्राकृत भाषा संस्कृत से उपजी हुई भाषा है। संस्कृत से मतलब इसका विकास भी संस्कृत से ही आया। फिर जब बीच में आ रहा है संस्कृत के हिंदी के विकास में, तो जरूर संस्कृत से ही बनी है। प्राकृत भाषा संस्कृत से उपजी हुई भाषा है। ठीक है, ऐसा लिख लो, भाषा है। काफी मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को ताकि याद हो जाए। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? शुरुआत देखो, शुरुआत, शुरुआत लिख लेना, विमल सुरी की रचना। एक विमल सुरी नाम के कोई कवि थे, विमल सुरी की रचना, ये कोई लेखककार रहे होंगे, विमल सुरी की रचना। इन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किसमें हुआ था, मैं ये बता रहा हूँ। विमल सुरी की रचना थी, लिखो, पाउंचर्यू। पाउन इसका नाम ऐसा है। तो क्वेश्चन आता है कि विमल सुरी की रचना का नाम क्या है? तो पाउंचर्यू किसकी रचना का नाम है? विमल सुरी की रचना का। इसमें क्या हुआ था, प्राकृत भाषा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था इस रचना में। ठीक है, यह क्या था, राम काव्य, राम काव्य है। ठीक है, राम काव्य की तरह है, एक अलग भाषा में, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया इसको विमल चर्यू द्वारा। ठीक है, अगला लिखना, अगला फोर्थ जो पॉइंट लिखोगे, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्राकृत भाषा में ही जैन साहित्य लिखा गया है। प्राकृत भाषा में क्या लिखा गया है? प्राकृत भाषा में, क्योंकि जैन की भाषा थी, जैन की भाषा थी। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है प्राकृत भाषा, ऐसा भी लिख लेना ऊपर से। पाली भाषा किससे संबंधित थी? बुद्ध से, बौद्ध धर्म से। और जैन धर्म से कौन थी? प्राकृत भाषा। ठीक, प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में देखो, प्राकृत भाषा में ही जैन धर्म, जैन साहित्य लिखना। और जैन साहित्य में जैसे मैंने बहुत साहित्य बताए थे, ऐसी प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे गए। ठीक है, लिखे, इंपोर्टेंट रहेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ इनको। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। अब देखो जैन साहित्य में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इतना लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, यूनिवर्सिटी की रचना कौन सी थी? पाउंचर्यू। ठीक है, एक दो पॉइंट और लिख लो, दो ग्रंथों के नाम लिख लो पहले जैन साहित्य में, देन उसके बाद आज यहीं पर क्लास इसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, दो ग्रंथ है जैन साहित्य में, दो ग्रंथ, दो ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ है वो लिख लो। जैन साहित्य के दो ग्रंथ लिख लेना, पूरा लिख लेना ताकि आपको
कंफ्यूज ना हो, जैन साहित्य में 2 ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ है? कौन लिखना? एक ग्रंथ है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, ठीक है। ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया, ठीक। महापुराण, महापुराण अगला ग्रंथ है महापुराण। तो आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, हिंदी को हम यहाँ पर यहीं पे खत्म, कल यहाँ से आगे चलेगा। कल तो वैसे दूसरा सब्जेक्ट है, कल करंट अफेयर की क्लास होगी। कल मैं बजट के बारे में बताऊंगा, बजट आपका करंट का सब्जेक्ट रहेगा, तो सारे बच्चे वहां पे जरूर आना। वहां से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस बार, ठीक। बजट चलेगा कल, ठीक है। करंट में क्या चलेगा? जो 2022 का जो बजट आया है 2021-22 का, उसके करंट अफेयर में वो चलेगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे यहाँ पे से मान के चलो, आप कोई भी एग्जाम में 2 मार्क्स का लगभग आएगा, क्योंकि ये किससे संबंधित रहता है? इकोनॉमिक्स से संबंधित रहता है। तो इकोनॉमिक्स से अगर संबंधित रहता है तो आपको पता है, अगर किसी ने एग्जाम दे रखा है इससे पहले, तो उसको पता है कि इकोनॉमिक्स हमेशा करंट से ही पूछता है, ठीक। तो बजट के बारे में, इस साल के बजट के बारे में जरूर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन बजट के बारे में बनेंगे। कल का करंट अफेयर रहेगा बजट, ठीक है, बजट। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट्स रहना, ठीक है, प्रेजेंट, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट रहेगा ये करंट अफेयर का पार्ट, ठीक है। अगर किसी ने अपर पीसीएस का अगर फॉर्म भरा है या यूके ट्रिपल एस का, कोई जितने भी एग्जाम भरे हैं, तो करंट अफेयर, वैसे तो करंट अफेयर यूके ट्रिपल एस बहुत कम पूछता है। यूके ट्रिपल एस क्या करता है? करंट अफेयर वो कम पूछता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है नहीं पूछता। 2 से 3 नंबर का करंट अफेयर जरूर आ जाता है, और बजट में ही सही ना पूछते इस बार, ठीक है। तो ध्यान रखना, बजट और वन रिपोर्ट मैंने लिखा यहाँ करवा रखी है, उसका रिकॉर्ड है वीडियो, तो वन रिपोर्ट भी जरूर देख लेना। वन रिपोर्ट से जरूर आएगा क्वेश्चन 1 और 2, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन, उसमें से एक वन रिपोर्ट से आ जाएगा, एक बजट से आ जाएगा, ठीक है, 1-2 और आएंगे, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एस कम करता है करंट में फोकस। वो यूके पीएससी जो है, यूके पीएससी क्या करता है, थोड़ा सा करंट ज्यादा देता है। यूके पीएससी का फॉर्म अगर कोई डालेगा बाद में, अभी तो नहीं, अगर बाद में अगर डालेंगे, तो किसी ने अगर डाला है, जैसे अपर पीसीएस का डाला है किसी ने, अपर पीसीएस, इसमें 27 से 28 नंबर का क्या आता है? करंट अफेयर आता है, ठीक है। 27 से 28 बहुत बड़े मार्क्स है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 27 से 28 मार्क्स का करंट पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग क्या हो जाओगे? प्रिपेयर हो जाओगे, अगर तुमने अपर पीसीएस का भरा है तो, ठीक है। तो अपर पीसीएस काफी बड़ी पोस्ट होती है, एसडीएम की पोस्ट है, ठीक है। तो अपर पीसीएस में ये रहेगा, ठीक। तो ये होता है आज खत्म। इसके बाद आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हिस्ट्री, ठीक। अब आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री